हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। भाई वैसे भी आज मौसम बड़ा ही मस्त है, आज मौसम बेईमान है बड़ा, तो भाई आपको भी अब लग जाना चाहिए पढ़ाई में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भैया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, या फिर कह लें ओम के नियम का निगमन। अब ओम का नियम क्या है, तो भाई ये तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। ठीक, ओम का नियम क्या है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात जो नियत होता है, यानी इसे आर से दर्शाते हैं। तो यही क्या है भैया, ओम का नियम है। तो इसी चीज का क्या करना है, हमको डेरिवेशन निगमन करना है, लेकिन किसके आधार पर, ओम के नियम के आधार पर। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है बच्चों, इस बात का ध्यान देना, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से समझना होगा। केयरफुली आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा भाई, उतना भी ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन भाई ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इस बात का भी ध्यान देना बच्चों। तो इसलिए भी 5 नंबर की अगर बात है तो लंबा छोटा मोटा से कोई मतलब नहीं, देखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज्यादा लाजवाब है। 5 नंबर में आता है अथवा में कोई और देगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को तो हमने कल ही समझा है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध देखा था, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध देखा था। तो उसी के आधार पर हमको क्या करना है, ओम के नियम का डेरिवेशन करना है। क्लियर हो गया। चलिए तो भैया यहां पर देखिए फिगर सेम उसी तरह से है बच्चों, कोई बदलाव आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो माना जाना वाली चीजें हैं लिखेंगे कि माना एल लंबाई का, ये एल लंबाई है, तो एल लंबाई का कोई चालक तार है। ठीक है, कोई तार है या फिर कोई चालक कह ले हैं, और इसके अनुप्रस्थ काट का, यानी इस वाले ये जो गोला दिख रहा है भाई, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या है, ए है। ठीक, और जब इसके सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर वी स्थापित कर देते हैं या विभवांतर वी लगाते हैं, तो इसमें धारा आई बहने लगती है, मतलब इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इतना लिखेंगे आप। अब जो धारा बहती है वो धारा क्या होती है भैया, तो धारा क्या होती है बच्चों, तो धारा हो जाती है आई बराबर एन ई ए वी डी, यही तो होता है, क्योंकि यही क्या है, यही तो है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। भाई इसको भी कल ही हमने इसका डेरिवेशन देखा है बच्चों, आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेना। ठीक, तो ये हो जाता है धारा, इसमें बहने वाली धारा कितनी होती है, तो आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक, तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे भाई जो तार है यानी चालक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी उसके वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे भैया, स्टेप ध्यान देना, अब लिखेंगे कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता हो तो जब हम उसमें संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन कराए थे तो E बराबर V अपान डी, याद है ना। लेकिन वहां D क्या था, प्लेटों के बीच की दूरी, बट यहाँ D क्या है, लंबाई है, तो यहाँ पर E बराबर V अपान एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी भाई, वो हो जाएगा E बराबर V अपान एल। ठीक, E बराबर V अपान एल, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे देते हैं भाई, जरूरत होगी। तो E बराबर कितना हो जाएगा, V अपान एल, इतना हो गया। इसको दे देते हैं भाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है भाई, अब हम निकालेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उन पर कितना बल आरोपित होगा। तो हम निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र
के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। अब बल कितना होगा भैया, तो ध्यान समझना, फार्मूला होता है बल F बराबर, एक फार्मूला आपने पढ़ा है Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में, क्योंकि E बराबर होता क्या है, तो F अपान Q, ये चीज, तो F बराबर Q इंटू ई। लेकिन ध्यान देना Q बराबर N इंटू ई होता है, और भाई यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक के लिए निकाला जा रहा है, अगर एक रख देंगे तो केवल Q बराबर E हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि F बराबर यहां पर जो Q है यहां पर ये E हो जाएगा और ये इंटू का E। तो ये जो वैद्युत मतलब यहां पर वैद्युत बल आरोपित होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F बराबर E इंटू E। ठीक है, ध्यान देना, ये इतना हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, जो E का ये वैल्यू है यहां पर पुट कर देना है भैया। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम ये वैल्यू इस पे पुट कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा F बराबर ये E आपका है E इंटू ये E वाले का मान क्या है, तो ये है V अपान L। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इसको अपन क्या दे देते हैं, F बराबर ये आ गया E इंटू V अपान L, तो इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण ये 3 हो गया। ठीक, समीकरण ये 1 रहा, ये 2 रहा, और ये समीकरण 3 हो गया। अब यदि मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो जाए और उसके बाद इस पे त्वरण a हो, ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए इसमें लिखने वाली चीजें ज्यादा है, बट डोंट वरी, परेशान ना रहना, हम बाद में बताएंगे ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इसमें उत्पन्न एक मिनट, अरे भाई, इसमें उत्पन्न त्वरण, अब त्वरण क्या हो जाएगा भाई, इसमें जो उत्पन्न त्वरण भाई फार्मूला याद रखना, गति का नियम पढ़ा है, तो A बराबर F अपान M होता है भैया, A बराबर F अपान M ये फार्मूला होता है, याद है ना। तो यहां से देखेंगे बच्चों, तो A बराबर कितना आया भाई, F अपान M, F का वैल्यू पूरा का पूरा आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, तो ये पूरा F का मान यहां पर छाप देंगे, तो ये हो जाएगा E इंटू V अपान नीचे क्या हो जाएगा, तो M है और उसके बाद L है। इसको हम दे देते हैं समीकरण ये 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इतना समझ में आ गया भाई, ध्यान से समझ लीजिए, फिर से एक बार भैया, 1-2 बार जब देखेंगे तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या बताया कि भाई जब इसके सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित करते हैं तो ऐसे केसेस में भाई क्या इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। अब जो धारा बहती है वो क्या होती है, I बराबर NEAV सफिक्स D। इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, कितना होगा, तो E बराबर V अपान L फार्मूला होता है। फिर उसके बाद हमने निकाला कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, तो भाई F बराबर Q इंटू E होता है। तो Q का मान यहाँ पर भाई Q पर आवेश, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये यहाँ पे E हो गया, तो F बराबर E इंटू E। तो यहाँ पर E का वैल्यू हमने रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया। अब यदि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हो वो m हो तो इसमें जो उत्पन्न त्वरण हो जाएगा बच्चों वो A बराबर F अपान M होता है, क्योंकि F बराबर M में होता है। भाई न्यूटन के गति विषयक दूसरा नियम आपको पता होगा। तो यहां से हमने F का वैल्यू पूरा पुट कर दिया और नीचे M है, तो ये समीकरण 4 आ गया। भाई यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वेग में वृद्धि कितना होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनके वेग में, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही घूमते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये भाई इसमें आवारागर्दी करते रहते। हमने बताया ना कि
पहले भी आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि जैसे गांव में अक्सर होगा आपको, मतलब कुछ न कुछ लोग तो ऐसे दिखाई ही पड़ेंगे भाई, जिनका घर से कोई वास्ता नहीं है, बस इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, घूम कर रहे हैं, आवारा मतलब घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, ठीक, उनसे कोई मतलब नहीं, जहां लड़ाई झगड़ा, जहां वाद विवाद हुआ वहां पर चले जाएंगे, है ना, दंगा करने के लिए। तो वही काम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है, ये इसी में घूमते रहते हैं। तो आगे यहां पर लिखेंगे हम क्या करेंगे भैया, वेग में वृद्धि। अब ध्यान से समझिएगा कि वेग में वृद्धि कितना होगा, वेग में जो वृद्धि हो जाएगा, वेग में वृद्धि कितना होगा। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, वेग बराबर क्या होता है, अगर हम सबसे पहले निकाल लें कि त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, लेकिन यहां पर समय के स्थान पर हम टाउ लिखेंगे। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर श्रांति काल चलता है, तो जो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसको कहते हैं श्रांति काल। याद रख लेना भाई, क्योंकि इसको 1 नंबर में परिभाषा भी पूछता है बच्चों। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है उसको अपन श्रांति काल कहते हैं। तो यहां पर हम टी के स्थान पे टाउ रख लेंगे, ये टाउ हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा v बराबर a इंटू टाउ हो जाएगा। तो जो वेग में वृद्धि होगी भैया, वेग में जो वृद्धि निकल कर आएगी, वो वेग में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू टाउ, ठीक, a इंटू टाउ, इतना याद रखना। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि भैया कि वैद्युत क्षेत्र E के अनुपस्थिति में जो ऊष्मीय वेग है वो u1 है, और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यानी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये बढ़कर कितना हो जाता है। तो याद रखना, गति विषयक नियम जो पहला नियम होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है भैया, मालूम है ना। तो ये जो वेग है बढ़कर वो u1 प्लस a टाउ1 हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि t के स्थान पे यहाँ टाउ1, तो इस तरह से चलेगा। फिर क्रमशः इसी तरह जो अन्य इलेक्ट्रॉन है उनका जो वेग है वो u2 प्लस a टाउ2 हो जाएगा, इसी तरह से u3 प्लस a टाउ3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो वही चीज यहां पर लिखना है भैया, लिखेंगे कि माना E की अनुपस्थिति में वेग, मतलब जो ऊष्मीय वेग है, ऊष्मीय वेग u1 है तथा E की उपस्थिति में, यानी जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो E की उपस्थिति में बढ़कर क्या हो जाता है भैया, तो यहां पर ये हो जाता है u1 प्लस a टाउ1 हो जाता है, क्योंकि इसीलिए तो हमने लिखा कि a टाउ ये वृद्धि है, तो बच्चों इसमें बढ़कर के a टाउ ही वृद्धि हो गया। तो भाई u1 है इसलिए यहां पर a टाउ1 है, ठीक है, बढ़कर a टाउ1 हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग क्या हो जाएंगे भाई, इसी प्रकार अन्य के इलेक्ट्रॉन का वेग जो हो जाएगा u2 प्लस a टाउ2, ठीक, कॉमा करके u3 प्लस a टाउ3, फिर ऐसे डैश डैश बढ़ता हुआ कहां तक चला जाएगा, ये चला जाएगा बच्चों un प्लस a इंटू टाउ n तक चला जाएगा, ठीक, a इंटू टाउ n तक ये इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जो अनुगमन यानी औसत अनुगमन वेग निकालेंगे, और जो औसत अनुगमन वेग होगा वही अनुगमन वेग है। तो यहां पर हम निकालेंगे औसत अनुगमन वेग बराबर, अब जब औसत की बात आती है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, कोई भी पद है क्रम से है तो उनका औसत कैसे निकालते हैं भैया, तो क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इस तरह से औसत निकालते हैं। अब औसत अनुगमन जो वेग निकालेंगे यानी ये v सफिक्स d निकलेगा, तो बच्चों कुल पदों का योग, कुल पद क्या है, तो भाई ये है u1 प्लस a टाउ1, इसी तरह से क्या हो जाएगा u2 प्लस
ए टाउ 2, ये आगे बढ़ करके जाएगा U3 प्लस ए टाउ 3, ठीक है। अब आगे जाएगा भैया, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, नहीं तो उधर आए, यहां से लिख लेते हैं बच्चों, तो V सफिक्स डी बराबर ये कितना U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस इसी तरह से U2 प्लस ए टाउ 2, मतलब जितने पद हैं भाई सबका योग करना होगा, ठीक। आगे क्या हो जाएगा कि U3 प्लस ए टाउ 3, और ये भाई बढ़ करके ये कहां तक जाएगा UN प्लस ए टाउ n तक ये जाएगा, ठीक है। अपान नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हमने बताया कि जो संख्या, कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है वो क्या है, n है। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो है वो क्या है भैया, वो n है। तो अब आगे क्या करना होगा, अब ध्यान से समझना, यहां पर लिखेंगे V सफिक्स डी, तो भाई इसको अलग कर लेते हैं, ये जो है इसको हम अलग कर लेते हैं U वाला, तो ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ये कहां तक है डैश डैश करके UN तक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और अपान यहां पर ध्यान से समझना, ये भाई हम इसके बटे भी कर सकते हैं, तो ये इसके बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर प्लस हम ध्यान से समझना, यहां सब में ए देखिएगा कॉमन है, तो a बाहर निकाल लेंगे बच्चों, a बाहर निकाल लेंगे, बचा क्या यहां पर, तो ये बच गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ n तक, और ये यहां पर नीचे क्या है, ए भी कहां से लाइन जा रही है ऐसी, ये नीचे क्या है, इसमें भी n है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया। तो अब एक चीज ध्यान देना, ये वाला जो पूरा है ये ऊष्मीय वेग है, तो ये क्या है, ऊष्मीय वेग है। तो यहां पर आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि ये जो है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, मतलब डैश डैश करके क्या है, ये UN अपान जो n है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मीय वेग है, और ऊष्मीय वेग ये शून्य हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा, ठीक। और यहां पर जो ध्यान देना बच्चों, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश करके ये टाउ n तक है, तो टाउ n अपान नीचे क्या है, n है, तो ये कितना हो जाएगा, याद रखना ये हो जाएगा आपका केवल और केवल टाउ। क्यों, क्योंकि ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का क्या है, समय अंतराल है, भाई यही तो हमने बताया, जो टाउ है वो समय अंतराल है। तो इस तरह से भाई यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा V सफिक्स डी बराबर, अब ये पूरा का पूरा मान 0 है, और यहां पर a है भैया, और ये चीज इसके स्थान पे पूरा ये चीज क्या है, टाउ है। तो ये कह सकते हैं कि V सफिक्स डी बराबर आया क्या, ए टाउ आ गया। अब देखिएगा, अब कहानी यहां पे थोड़ा, ये ए का मान कितना है, तो ए का मान हमने निकाल रखा है भाई, ए का मान क्या निकाल रखा है, तो ये है आपका EV अपान ML, EV अपान ML। तो हम लिख सकते हैं भाई कि ए का मान, अब लिखेंगे कि ए का मान समीकरण, ठीक, इसको दे देते हैं, कोई समीकरण दे देंगे, क्या था भाई, कहां तक था उसमें देखेंगे, समीकरण इसमें कहां तक था, 4 था, तो इसको समीकरण हम 5 दे देते हैं। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, अब समीकरण 5 में रख देते हैं ना भाई, तो ये V सफिक्स डी बराबर ये कितना है, ए का मान कितना बच्चों, ए का मान EV अपान ML, तो यहां पर रख देंगे भाई EV अपान ML है, और उसके बाद यहां पर ये क्या है, टाउ है, ठीक है, टाउ है। ये इतना याद आ गया, मतलब ये तुम्हें समझ में आया भैया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि जो V सफिक्स डी आया, V सफिक्स डी आया EV अपान ML आ गया, और उसके बाद यहां पर क्या है, टाउ है। अब जो V सफिक्स डी का मान आया है वो अब लास्ट में कहां रखना है भाई, तो वो मान रख देना है इस वाले समीकरण में। तो ये V सफिक्स डी का मान अब ये पूरा समीकरण 1 में रख देना है बच्चों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या भाई कि V सफिक्स डी का मान,
या Vd का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक में रख देंगे तो भाई समीकरण एक क्या है, तो I बराबर NEA Vd, यही समीकरण एक है। तो I बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, NEA, और इसके स्थान पे पूरा का पूरा रखेंगे E इंटू V इंटू टाउ। एक मिनट, क्या है मतलब, ये है E इंटू V अपान नीचे है ML, ठीक है, और इंटू का यहाँ पे क्या है, टाउ है। ये इतना है, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा हम सही से लिख सकते हैं कि I बराबर NE स्क्वायर, भाई NE स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और A NE स्क्वायर A है, और उसके बाद V इंटू टाउ है, और नीचे क्या है, ML है। अब इसको हमको V अपान I के पदों में लिखना होगा, क्योंकि हमने बताया ना भाई R बराबर V अपान I होता है, तो इसको V अपान I के पदों में लिखना होगा। तो बच्चों अगर V अपान I के पदों में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। इसको जब भी लिखेंगे, अगर हम इसको V अपान I के पदों में लिखना चाहें, ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, V ये यहां पर ले जाएंगे, भाई ये इसके नीचे लाना है, तो V अपान I, तो ये ML ऊपर चला जाएगा, जो ML है ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, पूरा NEA स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A, ठीक, NE स्क्वायर A, और अपान यहां पे क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना भाई, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि, अब कहानी एकदम खत्म होने वाली है, चूंकि ML अपान NE स्क्वायर, एक मिनट, ML अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ, ठीक, इंटू क्या है भाई, ये टाउ है, ये क्या है, तो ये बराबर नियतांक लिख ले या नियत है, ठीक, ये कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट है तो इसी के स्थान पर, तो ये हो जाएगा बच्चों V अपान I बराबर ये नियतांक हो जाएगा, और ये जो नियतांक होता है ये R बराबर ही तो नियतांक होता है भाई, R बराबर ही क्या बच्चों, नियतांक होता है। तो ये यहां पे रख देंगे कि V अपान I बराबर ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। V अपान I बराबर कितना आया भैया, R, और यही तो अपने को प्रूव करना था, यही क्या करना था भाई, प्रूव करना था। तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मजेदार टॉपिक है। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा भाई, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसको अक्सर हमने देखा है कि अक्सर बहुत सारे मतलब लोग हैं कि छुड़वा ही देते हैं कि अरे देख जाने दो, इतना बड़ा टॉपिक है क्या होगा, लेकिन नहीं, मान लेते हैं कभी कभार पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है कि भाई जिसको आप एकदम नजरअंदाज करके गए हो एग्जाम में वही पूरा होता है। अक्सर ये होता है भैया, आप जो देख कर जाओ अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, वो चीज नहीं आता है, कहते हैं यार ये बड़ा डिफिकल्ट है, अटपटा दिया है, अथवा में दूसरा आएगा कर लेंगे, पता चले अथवा में दोनों टफ आ गया तो क्या करोगे। इसलिए भाई इसको इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए भाई हमने क्या किया, अब थोड़ा समझ लीजिए आपको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले जो ये माना जाना चीजें हैं इतना करना है, फिर आपको I बराबर NEA सफिक्स D, NEA V सफिक्स D याद रख लेना। फिर आप केवल नंबर ऐसे याद रखिए कि E निकालना है, E के बाद क्या आता है, क्या आता है भाई, A B C D, E के बाद F, है ना, तो E के बाद F हो गया, तो E निकालना, फिर F निकालना, फिर A निकाल लेना, इतना तीन चीज याद रखना, क्रम याद रखना बच्चों। तो हमने चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल लिया, E बराबर V अपान L होता है। फिर वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, F बराबर Q इंटू E होता है। Q के स्थान पर हम E रखेंगे, क्योंकि जो आवेश होता है उस पे इलेक्ट्रॉन जो मतलब चार्ज कितना होता है वो E होता है। E का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो E निकाला, F निकाला, फिर A निकालेंगे, ठीक। तो इसमें हमने E का मान यहाँ पर रख दिया, ये आया। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो ये हम A बराबर, तो ये गति का नियम है, दूसरा नियम, गति विषयक दूसरा नियम, A बराबर F अपान m, तो F का मान हमने यहां रख दिया। इतना कुछ करना है सबसे पहले। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है कि जो वेग में वृद्धि होगी A टाउ, फिर हमने केवल जो इतना थोड़ा आपको याद करना है लिखने वाली चीज
ये माना E की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग u1 है और E की उपस्थिति में ये बढ़ करके u1 प्लस a τ1 हो जाता है। ये कहां से आया? तो ये गति विषयक नियम है ना बच्चों, v बराबर u प्लस at, यही तो नियम होता है। तो भाई इसी से हमने v बराबर u का मतलब क्या है? तो u1 है और यहाँ a टाउ के स्थान पे मतलब t के स्थान पे टाउ माना है, क्योंकि टाउ यहाँ क्या है? दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतराल। तो ये बढ़कर के इतना हो जाता है। इसी प्रकार जो अन्य इलेक्ट्रॉन है उनके वेग में वृद्धि क्या हो जाएगी? तो ये u1 प्लस a τ1, ठीक इसी तरह u3 प्लस मतलब u2 प्लस a τ2 है, ये 3 4 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो हमने औसत अनुगमन वेग निकाल लिया। अब औसत में होता क्या कि कुल जो वेग है उनके पदों का योग नीचे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर हमने क्या किया? इसको अलग अलग कर लिया भाई, इसके बटे ये चीज कर दिया और a सब में दिख रहा है तो a कॉमन करके ये टाउ वाला हमने अलग लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया भाई, हमको मालूम है ये पूरा का पूरा ऊष्मीय वेग है। अब इसका ऊष्मीय वेग क्या होगा? 0 होगा, ठीक। और यहां पर ये जो τ1 प्लस τ2 ये इतना अपाने n, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? तो ये औसत समांतराल या औसत श्रांति काल है। तो भाई ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल होता है, तो इसके स्थान पे टाउ, तो ये चीज हमने 0 रख दिया a और इसके स्थान पे टाउ। अब v सफिक्स d बराबर a टाउ आया, a का मान हमने यहां से उठा लिया। a का मान जो ये था भैया, हमने a का मान यहां से उठाकर हमने क्या किया? इस पे रख दिया। फिर क्या किया? तो इसको सही से लिख दिया। अब v सफिक्स d का मान पहले वाले समीकरण में, ये जो समीकरण था इसमें हमने रख दिया। तो इसमें रखने के बाद किया क्या? कुछ नहीं किया कि इसको v अपान आई के पदों में रख दिया, क्योंकि अगर इसका हम गुणा करेंगे भाई यही चीज आएगा। जैसे आई का करेंगे तो i इंटू ml और v के साथ ये पूरा जाएगा ne स्क्वायर a इंटू टाउ। अब ये चीज ध्यान देना, ये का जो पूरा का पूरा है यही कांस्टेंट है, यही नियत है, नियतांक है, ठीक। अब जो इसके बराबर हमने नियतांक लिख दिया और यही जो नियत होता है, और इसी वैल्यू को ध्यान से समझना बच्चों, ये जो ml है ml अपान ne स्क्वायर a इंटू टाउ, यही क्या है बच्चों? तो यही है बराबर r के, ठीक। अर्थात हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर किसके है? ये r के है, तो इसके स्थान पर हमने r रख दिया। अब यही तो होता है ओम का नियम, यही तो होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव न किया जाए तो तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। यही हो जाता है ओम का नियम। चलिए अब बारी है भाई स्क्रीनशॉट करने की। चलिए कर लीजिए बच्चों, हो गया भी इतना। उसके बाद ये चीज कर लेना। देखिए हमने बताया ना थोड़ा लेंदी टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। हो गया इतना, उसके बाद ये चीज कर लीजिए, ठीक हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक काफी मजेदार था और उम्मीद है कि आपको इसमें भाई मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और ना भी समझ में आया हो तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, तब एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।